गुजराती गुजरात राज्य की भाषा है। इसका क्षेत्र सौराष्ट्र, कच्छ, भुज, मध्यवर्ती गुजरात तथा दक्षिण में थाना तक है। भौगोलिक दृष्टि से इसके उत्तर में अरावली पर्वतमाला, उत्तर पश्चिम में कच्छ का रण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक पहाड़ी तथा वनाच्छादित प्रदेश जिसमें भील जाति रहती है तथा पश्चिम में समुद्र तट है। उत्तर पश्चिम में सिंधी, उत्तर में राजस्थानी बोलियाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक भीली और दक्षिण में मराठी बोली जाती है। भीली अनेक क्षेत्रों में फैली है। यह अनुमान है कि गुजराती का नामकरण गुर्जर जाति के आधार पर किया गया होगा। 10वीं शताब्दी में मुसलमानों के आगमन के साथ यहाँ का परिवेश बदला है, क्योंकि यह भी अनुमान है कि गुजराती नाम मुसलमानों का ही दिया हुआ है। गुर्जरों के कारण इसे गुर्जर भूमि भी कहा गया। 11वीं शताब्दी के अल बरूनी के उल्लेख में गुजरात शब्द मिलता है। आधुनिक गुजराती का विकास गुर्जरों के इस प्रदेश में हुआ है। गुजराती का विकास गुर्जर अपभ्रंश से माना जाता है। यह अपभ्रंश गुजराती, राजस्थानी या गुजरात मेवाड़ क्षेत्र की थी, जिसमें बाद में सौराष्ट्र और कच्छ को भी शामिल कर लिया गया। गुजराती और राजस्थानी का मिला जुला रूप 15वीं शताब्दी तक मिलता है, जिसके बाद राजस्थान की उपभाषाएं ब्रज भाषा से प्रभावित हुईं और गुजराती का अस्तित्व अलग हो गया। गुजरात में वल्लभ संप्रदाय का व्यापक प्रभाव भी पड़ा है, जिससे ब्रज क्षेत्र का संबंध अब भी गुजरात से बना हुआ है। ग्रियर्सन ने गुजराती को भीतरी उपशाखा के केंद्रीय समुदाय की भाषा स्वीकार किया है। इसके कारण गुजराती की ब्रज से अधिक निकटता है। नरसिंह राव गुजराती भाषा और साहित्य को गुर्जर अपभ्रंश से जोड़ते हैं। कई भाषा वैज्ञानिकों ने इसे पश्चिमी शाखा से विकसित माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर कत्रे ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भाषा सर्वेक्षण में केंद्रीय शाखा के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती को सम्मिलित रूप से रखा है। इसके साथ ही भीली भी इससे जुड़ गई है। प्राचीन दृष्टि से गुजराती भाषा का विकास 17वीं शताब्दी में प्रेमानंद के समय से मिलता है। आचार्य हेमचंद्र ने भी गुजराती में लिखित साहित्य का उल्लेख किया है। आधुनिक गुजराती का विकास प्राचीन भक्ति साहित्य से आरंभ होता है। इसमें प्रेमानंद, दयाराम और नरसिंह सहित अनेक संत कवियों को लिया जा सकता है। नरसिंह मेहता भी एक प्रमुख रचनाकार हैं, जिन्हें हिंदी में नरसिंह मेहता भी कहा गया है। इनका प्रसिद्ध गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी की सभा में प्रार्थना के रूप में गाया जाता था। आधुनिक काल की 19वीं शताब्दी में दलपत राम और नर्मदा शंकर के नाम भी महत्वपूर्ण हैं। गुजराती भाषी भारत के बाहर भी बसे हुए हैं। कीनिया, उगांडा, मॉरिशस, जंजीबार, टांगानिका, फिजी और न्यासालैंड के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका में भी गुजराती भाषी पर्याप्त संख्या में हैं। केशवराम काशीराम शास्त्री ने एक ग्रंथ अक्षर अने शब्द लिखा है, जिसमें गुजराती की बोलियों और उनके क्षेत्र की विस्तार से चर्चा की है। शांतिलाल आचार्य ने भीली पर भी कार्य किया है। गुजराती का आधार सौराष्ट्र की बोली है। यही मानक गुजराती भी है। गुजराती के उपरूप में तमिल और तेलुगु के क्षेत्र भी आ जाते हैं। गुजराती की लिपि देवनागरी का ही भिन्न रूप है। इसमें शिरोरेखा नहीं लगाई जाती। वैसे तो देवनागरी को गुजरात से ही उद्भूत माना गया है। आश्चर्य है कि देवनागरी के भिन्न रूप में गुजराती को लिखा जाता है, जबकि इसे देवनागरी में ही लिखा जाता तो लिपि की एकता की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता।
फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि हिंदी, बांग्ला और मराठी के समान गुजराती भी एक आधुनिक आर्य भाषा है। सन 1970 में गुजरात राज्य के निर्माण के साथ ही गुजराती को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसके पहले भी गुजरात की रियासतों में गुजराती में काम होता था। बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ ने सभी स्तरों पर गुजराती को महत्व दिया और सयाजी शासन शब्द कल्पतरु जैसा शब्दकोश भी दिया। वर्तनी की एकरूपता की दृष्टि से गांधी और कालेलकर की प्रेरणा से गुजरात विद्यापीठ ने जोड़णी कोश भी संकलित किया। 1960 में ही सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत भाषा निदेशालय की स्थापना की गई और मगन भाई देसाई की अध्यक्षता में प्रशासन शब्दकोश समिति भी बनाई गई। भाषा निदेशालय द्वारा गुजराती में प्रकाशन, परीक्षा और प्रशिक्षण सहायता जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। अब तक कई शब्दकोश और मार्गदर्शिकाएं भी प्रकाशित हुई हैं और सरकारी लेखन की दृष्टि से गुजराती का पर्याप्त विकास किया गया है। गुजरात राज्य में केंद्र से पत्र व्यवहार के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को भी मान्यता प्राप्त है। गुजराती के प्रति गुजरात के लोगों का अपार प्रेम है। इसी कारण विदेशों में भी गुजराती की पहचान एक भाषा के रूप में हुई है। गुजराती का मूल शब्द भंडार प्राकृत पर आधारित है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी। संस्कृत के अतिरिक्त अरबी और फारसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषा के शब्दों ने भी गुजराती के शब्द समूह में बहुत वृद्धि की है। अंग्रेजी का प्रभाव गुजराती भाषा पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। गुजराती साहित्य की विकास यात्रा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1250 से आरंभ होकर यह 1950 और अब तक चलता है। गुजरात अब एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र भारत के साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। प्राचीन काल का गुजरात आधुनिक गुजरात की भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध नहीं था। गुजराती और राजस्थानी का परस्पर गहरा संबंध भी रहा है। गुजराती समाज के बाहर जाने के कारण भी गुजराती साहित्य का व्यापक विस्तार हुआ है। 12वीं शताब्दी में ही गुजराती में अनेक महाकाव्य और नाटक लिखे गए। 1297 में गुजरात पर विदेशी आक्रमण हुआ, शहर लूटे गए और मंदिरों को भी नष्ट किया गया। भयंकर नरसंहार भी हुआ। गुजरात को भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ा। धर्म परिवर्तन की घटनाओं से त्रस्त होकर लोग अपनी जगहों को छोड़कर अन्य प्रदेशों में चले गए, किंतु साहित्य ने जनता को एक आधार दिया और समाज के छिन्न भिन्न ढांचे को जोड़ने की कोशिश की। वीर काव्य भी लिखे गए, जिसमें श्रीधर के रणमल्ल छंद का नाम महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पद्मनाभ के कान्नड़दे प्रबंध में भी वीर रस है। इस वीर ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपने राज्य में नहीं घुसने दिया। इस समय वीर काव्य व्यापक रूप से लिखा गया है। अनेक काव्यों में युद्ध का वर्णन भी है, किंतु संगीत और रास भी व्यापक रूप से मिलता है। जैन साहित्य भी लिखा गया है। इसके उपरांत 15वीं शताब्दी में गुजरात विपत्तियों से भरा रहकर भी सांस्कृतिक रूप से संपन्न रहा है। अनेक संत और भक्त कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इस युग के प्रमुख रचनाकारों में महाकवि नरसिंह और मीरा का नाम प्रमुख है। 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक भक्ति काव्य लिखा गया। भजन भी पर्याप्त लिखे गए। गुजराती के महत्वपूर्ण कवि नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में हुए। उनके बराबर कोई प्रतिभावान रचनाकार नहीं हुआ। इसी प्रकार मीरा भी 16वीं शताब्दी की महान कवित्री हैं और उनकी गणना भी गुजराती कवियों में ही की जाती है। इसी युग में भालन भी हुए, जिनकी भक्ति भावना से भरी कविताओं ने एक ऊर्जा का वातावरण
निर्मित किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कादम्बरी का नाम भी शामिल है, जिसे सर्वोत्तम रचना भी कहा गया है। जैन रास परंपरा का भी लोप नहीं हुआ था। भालन के बाद प्रेमानंद को भी एक महत्वपूर्ण कवि कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता के बाद भी साहित्य रचना की दृष्टि से यह युग अत्यंत संपन्न रहा है। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने गुजरात का अलग सूबा बनाया और मारवाड़ से उसे अलग कर दिया। इन सब समस्याओं के बीच भी साहित्य की प्रेरणा और अभिव्यक्ति का स्वरूप भी गुजराती में व्यापक रूप से मिलता है। औरंगजेब की कठोरता और मराठों के आक्रमण से गुजरात ने अनेक विपत्तियों का सामना किया है। सन 1700 से अंग्रेज़ों का भी आगमन हुआ। 17वीं-18वीं शताब्दी के कवि प्रेमानंद को प्राचीन गुजरात का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। वे बड़ी सभाओं में अपनी कविताओं का पाठ करते थे। उनका मधुर संगीत और राग सभी को आकर्षित करता था। प्रेमानंद मुख्यतः कवि हैं, विचारक नहीं। 16वीं शताब्दी में अनेक रूमानी कथाएं लिखी गई हैं। जैन साहित्य में भी समसामयिक समाज की झलक मिलती है। वल्लभ संप्रदाय का गुजराती के साहित्य पर भी व्यापक प्रभाव है। अयोध्या के सहजानंद रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की नींव डाली। कृष्ण और गोपियों के प्रेम के विषय को लेकर भी अनेक कविताएं लिखी गईं। वल्लभ संप्रदाय के भक्तों ने अनेक गीतों की रचना की। गुजरात में गरबा नृत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर भी व्यापक साहित्य लिखा गया है। दयाराम का रसिक वल्लभ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आधुनिक गुजराती साहित्य का प्रथम उत्थान 1825 से होता है। 1918 में गुजरात पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। इसने भी वहाँ के परिवेश को एक नया रूप दिया। गुजरात की साहित्यिक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। गुजराती की शब्दावली पर संस्कृत का व्यापक प्रभाव भी है। सन 1825 में बॉम्बे शिक्षा समिति नामक एक शाखा खोली गई, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य किया। दुर्गाराम को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1844 में उन्होंने सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना की। 1848 में अहमदाबाद में गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी की स्थापना हुई। 1827 में बम्बई में भी एक संस्थान खोला गया। पश्चिम के साहित्य के सौंदर्य और स्वतंत्रता के भाव से साहित्य भी प्रभावित हुआ। दलपत और नर्मदा शंकर साहित्य के नए युग प्रवर्तक के रूप में उभरे। नर्मदा शंकर तो अंग्रेजी के रूमानी साहित्य से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात की जय हो शीर्षकों से भी कविताएं लिखी हैं। उन्हें आधुनिक गुजराती गद्य का भी जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने गुजराती का शब्दकोश भी तैयार किया। नवलराम पंड्या और नंदशंकर मेहता ने भी गद्य का विकास किया है। नवलराम ने नाटक भी लिखे हैं। नंदशंकर को गुजराती का पहला उपन्यासकार कहा जाता है। 1865 से वह समय आया जब पश्चिमी विचारधारा ने भारतीय साहित्य को प्रभावित करना आरंभ किया। समाज सुधार के अनेक आंदोलन भी हुए। आर्य समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। आधुनिक काल का दूसरा उत्थान 1885 से होता है। 1857 के विद्रोह का गुजरात पर विशेष प्रभाव नहीं हुआ, फिर भी नर्मदा शंकर ने इसे राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष कहा। नर्मदा शंकर ने साहित्य को नए प्रतिमान भी दिए। गोवर्धन राव को भी महान साहित्यकार कहा गया है। मणिलाल और आनंद शंकर ने समाज सुधार को महत्व दिया है। गोवर्धन राम ने सरस्वती चंद्र नामक महान उपन्यास की रचना की, जो 4 भागों में 1897 और 1901 के बीच प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास गद्य शैली में लिखा महाकाव्य है। इसमें 1820 से 1900 तक की 3 पीढ़ियों का चरित्र चित्रण है। सरस्वती चंद्र विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त एक संवेदनशील नायक है।
इसमें कुमुद नामक एक युवती भी है जो अपने प्रेमी से प्रेम तो करती है पर उससे विवाह नहीं कर पाती। यह उपन्यास कल्पना और दर्शन के कारण ही नहीं, एक कलाकृति के रूप में भी महान रचना है, जिसे आधुनिक भारत का भी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा गया है। इस युग में भी अनेक रचनाकार हुए हैं। आधुनिक युग का तीसरा उत्थान 1920 से 1947 तक माना गया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सयाजीराव गायकवाड़ ने गुजरात साहित्य परिषद की स्थापना की। महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। फिरोज शाह मेहता ने उस समय की राजनीतिक हलचलों को गुजराती नामक साप्ताहिक पत्र में अंकित किया है। 1901 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ। राजनीति के क्षितिज पर गांधी जी का उदय भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन भी गुजरात में लोकप्रिय हुआ। नवजीवन पत्रिका भी निकली। इस प्रकार गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक स्वरूप मिलता है। इस युग में ही गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1919 में गांधी ने नवजीवन का प्रकाशन आरंभ किया। बम्बई से कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पत्रिका गुजरात में एक साहित्य आंदोलन शुरू किया। गांधी ने भी अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे संसार की महान कृतियों में शामिल किया गया है। काका कालेलकर ने भी अनेक निबंध लिखे हैं। इस प्रकार आधुनिक गुजराती साहित्य की सृजनात्मकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्हैयालाल मुंशी ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें जय सोमनाथ अत्यंत प्रसिद्ध है। उपन्यास के क्षेत्र में उनका सामना कोई और लेखक नहीं कर सकता। अन्य उपन्यासकारों में रमणलाल देसाई, मेघाणी, धूमकेतु, पन्नालाल पटेल सहित अनेक उपन्यासकार शामिल हैं। गुजरात में नाटक अधिक नहीं लिखे गए। उस युग में रंगमंच का अधिक महत्व भी नहीं रहा। फिर भी गुजराती भाषा की कविता भारतीय भाषाओं में किसी भी भाषा से टक्कर ले सकती है। गुजराती कविता में गीत और काव्य के अनेक रूपों में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार काका कालेलकर ही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का यह समय अनेक हलचलों से भरा रहा है। गुजरात में गांधी और पटेल जैसे नेताओं के कारण भी समाज और साहित्य पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत 1000 वर्ष की पराधीनता के बाद 1947 में आज़ाद हुआ है। भारत के विभाजन ने नरसंहार के अनेक दृश्य सामने रखे हैं। निरंजन भगत और माल मुकुंद दवे ने 1916 में ही स्वाधीनता का अभिनंदन कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी अनेक नृशंस कांड हुए हैं। महात्मा गांधी की हत्या ने गुजरात को ही नहीं पूरे देश को आंदोलित किया है। इस सब की छाया गुजराती साहित्य में व्यापक रूप से मिलती है। राजेंद्र शाह ने 1913 में ही कहा था कि धूल भरे कपड़ों में ही मैं लिपटा, मैं निरर्थक इस दुनिया में भटक रहा हूँ। इसी की अभिव्यक्ति 1956 में उमाशंकर जोशी की कविता छिन्न भिन्न हूँ मैं भी मिलती है। उमाशंकर जोशी को आधुनिकतावादी कवि तो नहीं कहा जाता, पर उन्होंने आधुनिक कविता को एक नया रूप दिया है। समकालीन कविता की अभिव्यक्ति अनेक कवियों में मिलती है, जिनमें सुरेश जोशी, रघुवीर चौधरी और गीता पारिख का नाम महत्वपूर्ण है। समकालीन कवियों में अनेक नाम शामिल हैं। नवीन कविता के सुंदरम अत्यंत समर्थ कवि हैं। काव्य मंगला और वसुधा जैसी महत्वपूर्ण कृतियों की उन्होंने रचना की है। उमाशंकर जोशी को तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। गुजराती में उपन्यास साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है। 1960 से उपन्यास का नए रूप में उदय हुआ है। इन उपन्यासों में वस्तुपरकता की जगह मनोविज्ञान की अधिकता है। हरींद्र दवे, मधु राय, सरोज पाठक जैसे अनेक उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे हैं। मनोविज्ञान यौन संबंधों को प्रमुखता देता है। सरोज पाठक का नाइटमेयर, चंद्रकांत बख्शी का एकल ताना किनारा,
आबिद सुरती का टुटेला फिरस्ता, शिव कुमार जोशी का अनंग राग जैसे अनेक उपन्यासों में विवाहेतर यौन संबंधों का चित्रण किया गया है। हरीन्द्र दवे के उपन्यास पलनान प्रतिबिंब में क्षणिक घटनाओं का वर्णन है। इन उपन्यासों में अवचेतन और चेतन का समन्वय किया गया है। शिव कुमार जोशी की आय नाशु, धीरूबेन पटेल का वांसनो अंकुर, रघुवीर चौधरी का अमृता महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। समकालीन गुजराती उपन्यासों में आधुनिक मनुष्य के आधुनिक और बाहरी संघर्षों का चित्रण किया गया है। विवाह, तलाक, परिवार विखंडन और युवा पीढ़ी के विद्रोह की इनमें प्रधानता है। धीरूबेन पटेल के उपन्यास पड़वानल में नायिका ही अपने माँ पिता के विरुद्ध विद्रोह करती है। आधुनिक उपन्यासकार आत्मकथात्मक तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। कहानी साहित्य में भी पर्याप्त लेखन हुआ है। गुलाबदास ब्रोकर, पन्नालाल पटेल और जयंतीलाल के बाद सुरेश जोशी की कहानियों का पहला संकलन प्रकाशित हुआ। उसके अनुसार कहानी में रूप विन्यास भी महत्वपूर्ण है। कहानी घटना मुक्त भी हो सकती है। इस प्रकार समकालीन कहानी में कथा तत्व की जगह मानसिक चित्रण को प्रधानता मिली। इसमें अनेक प्रयोग भी किए गए, जिसमें डायरी शैली और आत्मकथा शैली का भी समावेश किया गया। अन्य कहानीकारों में इवा देव, किशोर यादव, सुधीर दलाल, मधु राय, मोहम्मद माकड़ जैसे अनेक कहानीकार शामिल हैं। कहानियों का सारा स्वरूप कुछ इस तरह का हुआ कि उसमें विसंगत कहानियाँ भी पर्याप्त मात्रा में लिखी गई। गुजराती में नाटक भी लिखे गए हैं और उन्हें अब रंगमंच से भी जोड़ दिया गया है। बड़ौदा विश्वविद्यालय में नाटक अकादमी की भी स्थापना हुई। अब संगीत और नाटक का भी समन्वय हुआ है। गुजरात राज्य के अस्तित्व में आने के बाद अनेक नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ और अनेक युवा लेखक नाटक लिखने की ओर प्रवृत्त हुए। गुजरात के दो शीर्षस्थ नाटककारों चंद्रबदन मेहता और शिव कुमार जोशी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिले। नाट्य क्लबों की स्थापना भी हुई। नाटककारों ने नाटकीय तत्वों और संवादों को महत्व दिया। गुजराती के महत्वपूर्ण नाटककारों में शिव कुमार जोशी, श्रीकांत शाह, धीरूबेन पटेल, जयंती दलाल, रंभाबेन गांधी के नाम महत्वपूर्ण हैं। गुजराती में निबंध साहित्य भी पर्याप्त रूप से लिखा गया है। इस प्रकार गुजराती का समकालीन साहित्य निरंतर विकास की ओर अग्रसर हुआ है। सन 1955 से साहित्य अकादमी की स्थापना के बाद साहित्य के विविध पक्षों पर निरंतर पुरस्कार दिए गए हैं। उमाशंकर जोशी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे कुछ समय तक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। अन्य साहित्यकारों में महादेव देसाई को डायरी, राम नारायण पाठक को पिंगल, B.R. त्रिवेदी को उपन्यास, रसिकलाल पारेख को नाटक, राजेंद्र शाह को कविता, D.R. मनकड़ को निबंध, रघुवीर चौधरी को उपन्यास, N.K. पंड्या को कविता, नवीन दास पारेख को आलोचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य अत्यंत समृद्ध है। आधुनिक युग में साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में गुजराती में विकसित सृजन हुआ है। साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य रचना हुई है। कविता के सभी आंदोलन गुजराती साहित्य में भी मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद गुजराती साहित्य का व्यापक विकास भी हुआ है। आधुनिकता और मनोविज्ञान ने गुजराती साहित्य को आंदोलित किया है। कविता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रचना सरस्वती चंद्र को महापुराण कहा जाता है। उपन्यास साहित्य को भी विकास के नए आयाम मिले हैं। परिवार और व्यक्तिगत जीवन को अनेक उपन्यासों में जगह मिली है। कथा तत्व की बजाय मनोविज्ञान नए उपन्यासों का आधार बना है। कहानी साहित्य में भी समकालीन समय में घटनाओं की अपेक्षा मानसिकता को महत्व दिया गया है। आधुनिक नाटक रंगमंच से जुड़े हैं। 1966 में लाभ शंकर ने तो बैकेट के ढंग पर विसंगत नाटक भी लिखे हैं। इसी प्रकार आदिल मंसूरी, सुभाष शाह जैसे नाटककारों ने
नाटक की तकनीक को भी विकसित किया है। गुजराती में सृजन के साथ समालोचना का भी व्यापक महत्व है। क्षितिज जैसी पत्रिकाओं में नई समालोचना के प्रतिमानों की स्थापना भी की है। जीवनी, साहित्य, यात्रा वृत्त और डायरी साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है। महादेव देसाई ने तो 8 खंडों में गांधी जी की जीवनी भी प्रकाशित की है। गुजराती साहित्य नई शताब्दी में भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। विदेशों में गुजराती समाज व्यापक रूप से फैला हुआ है। विदेशों में भी गुजराती साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में गुजराती भाषा में व्यापक सृजन हुआ है। गुजराती भारत के संविधान में स्वीकृत भाषा है। गुजराती और हिंदी में निकटता भी है। अनेक गुजराती साहित्यकारों ने हिंदी में भी साहित्य रचना की है। इनमें श्री नरेश मेहता का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। गुजराती और हिंदी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। इस प्रकार गुजराती साहित्य निरंतर आगे बढ़ रहा है।